हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। बहुत सारे पोस्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा आपको, जिसमें आपके जूनियर इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए भी बहुत बहुत सारी पोस्टें हैं, जिसमें आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स एलिजिबल होंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। सीआरई एक न्यू कंसेप्ट है जो पिछले 1-2 साल से हो रहा है। इसमें बेसिकली जितने भी एम्स हैं, साथ ही कुछ अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करके अपने लिए रिक्रूटमेंट करवाती है। ये सीआरई जो है, इसमें आपको बहुत जल्द एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। फैब में एग्ज़ाम है और मार्च तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। जिनको जल्दी जॉब चाहिए उनके लिए ये बहुत ही आइडियल एडवर्टाइजमेंट है और आपको इसके लिए तैयारी करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसमें मैं बता दूं आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 जनवरी 2025 से रहेगा आपका 31 जनवरी 2025 तक। मीन्स यदि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो 7 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में। उसके बाद आपको 11 फरवरी को आपके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, मतलब जो आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं, इसका आपके पास एक मेल आएगा या जो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दी होंगी तो आपको करेक्शन के लिए भी टाइम दिया जाएगा, जो आपका होने वाला है 12 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक। मीन्स 12, 13 और 14 3 दिन आपको मिलेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करने का ऑप्शन। साथ ही साथ डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड की बात करें तो ये आपको एग्जामिनेशन डेट से 7 डे पहले आपको सिटी बता दिया जाएगा कि सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा। साथ ही साथ 3 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। स्किल टेस्ट की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट है। इसमें कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी मांगा जा रहा है, जो कि आपको स्किल टेस्ट रिटन टेस्ट के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा स्किल टेस्ट का डेट के रिगार्डिंग। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन फैब में होने वाला है, तो आप देख सकते हो ये एग्जामिनेशन 26 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 के बीच में होगा। मीन्स आपका एग्जामिनेशन 26, 27, 28 से 3 दिन में से किसी एक दिन में हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन का भी ज़्यादा टाइम नहीं है, फैब में आपका एग्जामिनेशन कंक्लूड हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। मीन्स मार्च में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये जो रिक्रूटमेंट है सीआरई, इसमें आप देख सकते हो मैक्सिमम सारे ही एम्स एलिजिबल हैं, मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आपके न्यू एम्स, पुराने एम्स सारे, जैसे एम्स दिल्ली, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर। बाकी पुराने की बात करें तो एम्स दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आपको नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, सारे एम्स आप देखोगे। साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी आपको इस रिक्रूटमेंट के थ्रू पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेगा। टोटल आपके 28 इंस्टीट्यूशन है जो आपको इस सीआरई के थ्रू एडवर्टाइजमेंट इस रिक्रूटमेंट करवाने वाली है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा तो इसी 28 में से कहीं एक जगह पे होगा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। जहाँ तक एज की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज या मिनिमम एज का जो डेट है वो आपका लास्ट डेट जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का उसे माना गया है। और कितना एज होगा एज का तो वो आपको पर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, डिसाइड किया गया है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी में कैंडिडेट हैं उनको एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWBD के लिए 10 ईयर्स है। साथ ही साथ यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो उसके लिए आपको अलग से ही आपको मैक्सिमम एज का इसमें क्राइटेरिया रखा गया। आप यहाँ से देख सकते हो कि आप इसमें किस कैटेगरी में लाइक करते हो, यदि आप अपर एज लिमिट पार कर चुके हो तो। बाकी एज लिमिट का जो डिटेल है वो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, सीआरई का एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा ही ज़्यादा रहा है। तो पता नहीं किसी कैंडिडेट को ज़्यादा लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है, तो वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ, जनरल और OBC कैंडिडेट यदि आप हो तो आपको 3000 रुपीज़ देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का फी। साथ ही साथ यदि आप SC/ST कैंडिडेट हो या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 2400 देना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन फ़ी। साथ ही साथ जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं किया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको पहले बताया था कि एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होगा वो 3 डेज़ पहले होगा, जो भी आपका एग्जामिनेशन डेट रहेगा। और साथ ही साथ आपका जो सिटी या स्टेट किस कहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको 7 डेज़ पहले बताया जाएगा।
जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है उसके लिए आपको 100 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, जो कि आपके 400 नंबर के होंगे, और सारे एमसीक्यूज़ होंगे, एक क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का, ठीक है। बाकी आपके जो 100 में से जो 25 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होंगे उसमें आपको जनरल नॉलेज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड से रहेंगे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 75 क्वेश्चन जो रहेंगे 75 क्वेश्चन वो आप जिस डोमेन में बिलोंग करते हो उस डोमेन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। मीन्स कोई भी आप एग्जाम दोगे उसमें आपके 100 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल टॉपिक से रहेगा, लाइक जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से, और बाकी 75 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके अपने डोमेन से। इसमें आपको बता दूं जो क्वेश्चंस होगा वो डिवाइड होगा 5 सेक्शन में, जिसके लिए हर एक सेक्शन के लिए 18 मिनट टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, और सारे जो सेक्शन होंगे उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस। इस सेक्शन के लिए 18 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। मैं आपको बता दूं जो 5 सेक्शन होगा उसमें हर एक सेक्शन 1 बाय 1 शो होगा, मीन्स एक सेक्शन खत्म होने के बाद आप दूसरे सेक्शन पे जाओगे, दूसरा सेक्शन से फिर आप पहले सेक्शन पे नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो बैंकिंग वाला पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न रखा गया है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, साथ ही साथ कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स का भी रखा गया है प्रोविज़न, जैसे 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, साथ ही साथ ओबीसी के लिए 35% और SC ST कैंडिडेट के लिए 30% लाना कंपलसरी है। मतलब यदि कोई कैंडिडेट 40% से कम नंबर लाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ PWBD जो होंगे कैटेगरी उनके लिए 30% नंबर लाना इसमें एसेंशियल है, ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा। बाकी इसमें आप देख सकते हो पोस्ट के बारे में दिया गया, मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें। टोटल देखा जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैराइटीज़ ऑफ पोस्ट हैं वो आपको 66 पोस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए आप देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का है इसमें, जिसमें आपको देख सकते हो इसमें असिस्टेंट 4 नंबर पॉइंट पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसमें आपका इंग्लिश मीडियम में आपके पेपर रहने वाले हैं। फिर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी है, इसमें आपको कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में रहने वाला है, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है इसके लिए और कोई टाइपिंग भी नहीं है, सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात करते हैं रिक्रूट जो हमारे पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं इसमें हर एक एम्स में अलग अलग सीट निकला हुआ है। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसमें एक सीट एम्स पटना में है, जिसका कि आपका लेवल 7 इसमें देख सकते हो, और आपका एज लिमिट 35 साल रहने वाला है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, और जूनियर इंजीनियर के लिए आपको कहीं कहीं एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं भी होगी। मैं आपको बता दूं असिस्टेंट इंजीनियर जो एम्स पटना का है इसमें आपको मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि आपके पास हॉस्पिटल इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस है तो ये प्रीफर किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो इसमें इंटरव्यू तो है नहीं, तो इंटरव्यू नहीं है तो प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर की बात करें तो ये आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में है, जिसमें आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर्स यदि आप एम्स के एम्प्लॉय हो तो, और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ये लेवल 6 का पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हो 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क है तो वेल एंड डन, ठीक है। तो इसमें आपके पास सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है, आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर दूसरा है जूनियर इंजीनियर सिविल का ही, इसमें 21 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना मांगा गया है, जो एसेंशियल है ग्रेजुएट है होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, मतलब इसमें बीटेक होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, डिजायरेबल है। यदि आपके पास बीटेक नहीं है, यदि आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है तो आप सिविल इंजीनियरिंग में तो आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। तो आपको यहाँ पे अवंतपुरा में जो एम्स है उसका जूनियर इंजीनियर का क्राइटेरिया ये है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स भोपाल में, इसमें आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी यदि आप बीटेक हो सिविल इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल हो, साथ ही साथ आपका जो यदि 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड डन, नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो आपका एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर्स का होना कंपलसरी है।
तीसरा आपका जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट है एम्स भुवनेश्वर में। इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी आप सीधे, आपके पास बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ डिजायरेबल, यदि आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड डन, नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो। डिप्लोमा होना चाहिए, यदि आपके पास बीटेक नहीं है, आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा के लिए आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स बिलासपुर में, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ही है। इसमें भी यदि आपके पास बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में तो आप भर सकते हो। डिजायरेबल 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो वेल एंड डन, नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आपके पास बीटेक डिग्री नहीं है, आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, तो आपको 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए और आप इसके लिए तब एलिजिबल हो जाओगे। जूनियर इंजीनियर्स सिविल एम्स गुवाहाटी की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, यदि आपके पास 5 ईयर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास बीटेक का डिग्री नहीं है तो, यदि आपके पास बीटेक है तो आप डायरेक्ट ही भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स नागपुर में, इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डिजायरेबल 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो वेल एंड डन, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास बीटेक नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा है, तो आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स रायपुर की बात करें तो इसमें 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जिसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं आप तो वेल एंड गुड, आप एलिजिबल हो। यदि आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास बीटेक नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 5 ईयर्स का इसके साथ साथ एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स दिल्ली की बात करें तो इसमें भी आपका 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 18 से 30 साल आपके पास एज लिमिट है। 40 ईयर्स रिलैक्सेबल है यदि आप एम्स का एम्प्लॉय हो तो। साथ ही साथ आपके पास 3 ईयर्स सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और बस इसमें यही है। इसमें बीटेक मेंशन नहीं है, इसलिए आप शायद बीटेक वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है एम्स जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स पटना की बात करें तो 30 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, जिसमें आप बीटेक एलिजिबल हैं। साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास बीटेक नहीं है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एम्स पटना के लिए है, मतलब बीटेक वाले एलिजिबल हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो एम्स भटिंडा में पोस्ट है, जिसमें आपके पास 35 साल का मैक्सिमम एज लिमिट मांगा गया है। इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट, प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। हॉस्पिटल का जॉब है तो आपको हॉस्पिटल इन्वायरमेंट मांग दिया गया है, प्रेफरेबल है, वो है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये असिस्टेंट इंजीनियर का क्राइटेरिया है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एक और सीट पे एक और एम्स में पोस्ट है, वो आपका एम्स रायबरेली। आपका इसमें भी वही है, ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट 35 ईयर्स। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो एम्स बिलासपुर में देखने को मिलेगा। 30 ईयर्स इसमें एज लिमिट है। ग्रेजुएट होना चाहिए आप सिविल इंजीनियरिंग में। यदि आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये प्रीफरेबल है। यदि आपके पास बीटेक नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना कंपलसरी है और साथ साथ आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। बात करें आगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का तो इसमें आप देख सकते हो एम्स जोधपुर में भी एक सीट है, जिसमें आपके पास एज लिमिट टोटल आपके पास 30 ईयर्स का होना, एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ साथ एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास बीटेक नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, साथ साथ 5 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एम्स कल्याणी की बात करें तो इसमें आपके पास 30 ईयर्स एज लिमिट है मैक्सिमम। बाकी आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक या बीई, साथ साथ आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस डिजायरेबल मांगा गया है, ठीक है। यदि आपके पास बीटेक नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ 5 ईयर्स का। इस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एम्स दिल्ली की बात करें तो इसमें 18 से 30 साल आपका एज लिमिट रखा गया है। इसमें 3 ईयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ साथ यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। हायर डिग्री है, आपके पास बीटेक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें लिखा गया है कि आपके स्क्रीनिंग कमेटी पे डिपेंड करता है कि आपका क्या सीन है, ठीक है। लेकिन आपका डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो। जूनियर इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एम्स रायबरेली की बात करें तो आपके पास बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ साथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड,
नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे आगे की बात करते हैं आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और भी बहुत सारी पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें, रायबरेली में आपको सीट देखने को मिलेगा। इसमें आपका 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 30 ईयर्स आपका एज लिमिट है। इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 2 ईयर्स डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो। बीटेक नहीं है, आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें, एक और इंस्टीट्यूशन है जो ऑफर कर रहा है ये रिक्रूटमेंट, वो यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें आपका 18 से 30 साल आपका एज लिमिट रखा गया है। 40 साल उनके लिए है जो एम्स का एम्प्लॉय है। इनके लिए आपको 3 ईयर्स का डिग्री होना चाहिए, आपके डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ साथ एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, और हायर डिग्री वाले हैं तो आप भर सकते हो, ये स्क्रीनिंग कमेटी पे डिपेंड करेगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो एम्स अवंतीपुरा में सीट है। 21 से 30 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएशन बीटेक वाले एलिजिबल हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इसमें आपको देखने को मिल रहा है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यदि आपके पास बीटेक नहीं है तो, लेकिन उसके लिए आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस में साथ में लगाना पड़ेगा। एम्स न्यू जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एम्स भटिंडा की बात करें, इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। डिजायरेबल 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा होना चाहिए आपका, यदि बीटेक नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन आपके पास 5 ईयर्स का उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एम्स पटना की बात करें तो आपके पास मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स इसमें देखने को मिलेगा। बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ साथ आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बीटेक नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन आपको उसके लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी साथ में देखने को रहेगा। ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करेंगे जो कि आपका A/C&R है, मीन्स ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंबाइंड पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर आपके पास एम्स भटिंडा में है। 35 साल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसमें होना चाहिए ग्रेजुएट इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस 2.5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट, प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। मतलब आपके पास मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का डिग्री होना चाहिए, साथ साथ 2.5 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे, ये एम्स पटना का सीट है। 35 साल से ज़्यादा आपके पास एज नहीं होना चाहिए आपकी एज। ग्रेजुएट होना चाहिए आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ साथ आपके पास 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आपका हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में, तो वेल एंड गुड। असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे, इसमें भी आपका एम्स भोपाल में सीट है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल का है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ साथ आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, ये एम्स जोधपुर का सीट है। ग्रेजुएट होना चाहिए आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ साथ आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे वही एसी एंड रेफ्रिजरेटर में, तो एम्स दिल्ली में इसमें सीट है आपका। 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसमें आपको जो है 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लस स्पेशलाइज्ड कोर्स इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से या किसी भी इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल होना चाहिए, यदि आपके पास एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन का एक्सपीरियंस है तो ये आपका अच्छा चीज़ है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन बाद में आपका सिलेक्शन कमेटी जो है वो आपका डिसीजन करेगी इसके रिगार्डिंग। जूनियर इंजीनियर एएनसी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये जूनियर इंजीनियर का पोस्ट था पहले वाला। जूनियर इंजीनियर एएनसी की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिला सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें आपका एज लिमिट 18 से 30 साल देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ आपके पास रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो है स्पेशलाइज्ड कोर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हायर एजुकेशन आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी और बात करते हैं जूनियर इंजीनियर वही एसी रेफ्रिजरेशन एम्स भुवनेश्वर में सीट है। 30 ईयर्स से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ साथ डिजायरेबल एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि डिजायरेबल है। यदि आपके पास बीटेक नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ साथ आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर जूनियर इंजीनियर वही एम्स रेफ्रिजरेटर की बात करें तो एम्स बिलासपुर में है।
मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास बीटेक नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, लेकिन उसके साथ आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर AC एंड रेफ्रिजरेटर की बात करें तो एम्स देवघर में भी है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स का मांगा गया है। बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डिजायरेबल है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका यदि है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास बीटेक नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, लेकिन आपके पास उसके साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो एम्स जम्मू में आपको सीट देखने को मिलेगा। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। ग्रेजुएशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि आपका बीटेक नहीं है तो, लेकिन इसके साथ आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर A/C&R करके है, जो एम्स कल्याणी में पोस्ट एम्स कल्याणी में इसमें वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बीटेक नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फिर जूनियर इंजीनियर एम्स मंगलागिरी की बात करें तो 30 ईयर्स का इसमें एक एज लिमिट है। वही ग्रेजुएशन मांगा गया है आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर एम्स जोधपुर की बात करेंगे, जोधपुर में आपको मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। ग्रेजुएशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। यदि बीटेक नहीं है तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 5 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें आप जो इंजीनियरिंग का रिक्रूटमेंट देखे हो, इसमें आप देख सकते हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए सीटें हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैंडिडेट है उनको तो जरूर भरना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो मैक्सिमम एक सीट ही दिया गया सब में। जैसे कि आपका कहीं कहीं 5 सीट भी देखने को मिलेगा, 6 सीट भी देखने को मिलेगा। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 6 सीट देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे एम्स भोपाल में 2 सीट जूनियर इंजीनियर सिविल, भुवनेश्वर में 1 सीट, बाकी 2 सीट, 4 सीट, 2 सीट, ऐसे करके आप इसमें आपको जूनियर इंजीनियर्स का सीट देखने को मिलेगा। काफ़ी सीटें हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इसमें आपको मैक्सिमम एक सीट ही देखने को मिल रहा है। बाकी आपको कहीं कहीं 4 सीट भी है, जैसे एम्स जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में एम्स दिल्ली में टोटल 4 सीटें हैं। बाकी आप इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 4 सीट है जूनियर इंजीनियर का। ऐसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर्स जो हो गए तो सब में एक सीट ही है। जूनियर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 4 सीट है, जो कि आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है इंस्टीट्यूशन, उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आपको एक सीट ही देखने को मिलेगा हर एक इंस्टीट्यूट में, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रही हैं तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो भी आप हो एलिजिबल तो आप इसमें फॉर्म आपको जरूर डालना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एम्स जो है इंडिया का वन ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। काम करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से ये काम करती है, जो आप सबको पता होगा। इसमें फैसिलिटीज़ भी आपको अलग अलग तरह के बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आप एम्स के एम्प्लॉय होगे तो आपको मेडिकल टर्म कंडीशन में तो आपको लाइफ टाइम आपके और आपके परिवार के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है और बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। तो आप सभी को ट्राई करना चाहिए और आप सभी को भरना चाहिए। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या अदर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप प्रेजेंटेशन सोसाइटी से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाला है और ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।